ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एस्कोमाइसिट्स देखा था। आज की क्लास में अपन बेसिडियोमाइसिट्स देखेंगे, है ना। देखो, हमने एस्कोमाइसिट्स के बारे में क्या बोला था। सबसे पहले तो अपन डिवीजन देख लेते हैं कि हाइफे के बेसिस पे हमने फंगस किंगडम फंजाई जो है, एक्चुअली सिर्फ हाइफे के बेसिस पे नहीं किया है, और भी तरीके हैं किंगडम फंजाई को फर्दर क्लासिफाई करने के, मतलब और भी रीजंस है। उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका माइसेलियम मतलब वही हाइफे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से अपन ने फंगस को फर्दर क्लासिफाई किया है। लेकिन तुम लोगों को मैं पढ़ा सिर्फ माइसेलियम या हाइफे के मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी है ना। हाइफे या माइसेलियम के एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से हमने फंगस को कैसे क्लासिफाई किया है, मैं तुमको सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन ने उसको वैसे ही याद रखा है, तो इसलिए वो पट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइफे की मदद से अपन ने बोला है कि देयर कैन बी 2 काइंड्स ऑफ फंजाई, एक तो सेप्टेट वाले या फिर एसेप्टेट वाले। सेप्टेट वाले में अपन ने बोला कि एस्कोमाइसिट्स रह सकते हैं या बेसिडियोमाइसिट्स रह सकते हैं या ड्यूट्रोमाइसिट्स रह सकते हैं। उसमें से एस्कोमाइसिट्स अपन ने पिछले क्लास में देख लिया था, आज के क्लास में हम बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स देखेंगे, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअली कई लोगों ने मेरे को डाउट्स पूछे, आई एम अगेन वेरी हैप्पी अबाउट दैट। The more you people message me and ask me queries, the happier I get, ठीक है। बिकॉज देखो, एक चीज तुमको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि एक वो कहावत है, मतलब कहावत नहीं है, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा कि जो पतले लोग रहते हैं ना, पतले एकदम पतले जो लोग रहते हैं वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। क्यों बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते पता है क्या? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, मतलब उनको क्या लगता है, उनकी कमी, उनको लगता है कि अपन बहुत वीक है, तो अपना वीकनेस छुपाने के लिए वो उपाय क्या निकालते हैं, तो एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाना। क्या है रे, तेरे को मार दूंगा, ऐसा दिखता नहीं क्या, समझता नहीं क्या, फालतू की फालतू एग्रेशन दिखाते रहेंगे। सिमिलरली जिनको इंग्लिश, जिनकी वीक रहती है, जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है और उनको पता है कि अपने को इंग्लिश नहीं आती है, उनको इंग्लिश पिक्चर इंग्लिश में ही देखना होता है। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया। एक्चुअली जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन्होंने तो इंग्लिश पिक्चर सीधा बोलना चाहिए कि मेरे को नहीं आती इंग्लिश, मैं ट्रांसलेटेड देखूंगा, मेरे को हिंदी में देखना है, लेकिन उनको इंग्लिश पिक्चर इंग्लिश में ही देखना होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो उनको लगता है कि अपनी ये जो कमी है, अपने को जो इंग्लिश नहीं आती, ये चीज इंग्लिश पिक्चर इंग्लिश में देखने से छुप जाएगी, मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं भी इंग्लिश आने वाले लोगों के साथ समान बिहेव करूंगा, ऐसे उनको कुछ तो भी लगता है, ठीक है। तो ये सेम चीज जो है ना, ये चीज पढ़ाई के केस में भी होती है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है कि टॉपर लोगों की जिंदगी कैसे होती है, टॉपर लोग क्या करते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चंस पूछना टीचर को यानी कमी है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो लैक ऑफ स्टडी है उसको छुपाने के लिए उसका उपाय क्या निकालते हैं कि टीचर को कुछ पूछते ही नहीं है, डाउट ही नहीं पूछते हैं, क्वेरीज ही नहीं पूछते हैं। क्यों? उससे उनको लगता है कि अपनी कमी छुप जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली गलत चीज है, एग्जैक्टली अपोजिट चीज हो रही है ये। एक्चुअली जो टॉपर लोग रहते हैं, जितना जो टॉपर रहेगा ना, उतना वो टीचर को ज्यादा परेशान करता है, उतना वो ज्यादा डाउट पूछता है टीचर को, बेझिझक एकदम, बिना डरे। क्योंकि वो टॉपर है, उसको एक भी अगर छोटी सी चीज भी नहीं समझी तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं लगता, उसको पता रहता है कि मेरे को एक एक चीज पता रहनी चाहिए, उसका वैसा एटीट्यूड रहता है। लेकिन जिसने जो पढ़ाई नहीं करता है उसको समझता ही नहीं है कि टॉपर रहना होता क्या है, तो जानबूझ के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है, जो न पढ़ने वाले होते हैं। तो जितने ज्यादा लोग मेरे को डाउट पूछेंगे उतना मेरे को अच्छा लगता है कि चलो अपने पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में तुमको बोलते ही रहता हूँ कि जो नहीं समझा प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी, प्लीज मैसेज मी। मैं सब, जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं मैं सबको आंसर करता हूँ ईमानदारी से, ठीक है। थोड़ा भी कुछ भी नहीं समझा तो बेझिझक, कई बच्चे मेरे को मैसेज करते, सर एक बहुत सिली क्वेश्चन है, तो बोलता हूँ पूछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। तो यू कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती कुछ तो भी निकाल के पूछने का, सर फंगस को फंगस ही क्यों बोलते, सर इसका नाम फंगस ही क्यों रखा, ऐसे फालतू के क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे जबरदस्ती।
वैसा नहीं करने का। लेकिन सही में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। तो कई लोगों ने मेरे को क्वेरीज पूछे, आई एम हैप्पी विद दैट। बाकी लोग भी अगर होंगे क्वेरीज तो डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस मेरे को एस्कोमाइसिट्स के पूछे बच्चों ने, अब यही वाला वीडियो मैं 12th वालों के बैच में भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो 12th वाले बच्चे मेरे को इसके डाउट्स नहीं पूछ रहे क्योंकि उनको पट से समझ में आ जा रहा है, बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल विथ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। जो 11th वाले एकदम ही नए बच्चे हैं, उनको उनके सब के कॉमन डाउट्स थे, उनको बाकी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको बस प्रॉब्लम माइटोसिस मियोसिस में ही था, ठीक है। तो एक दो बच्चों ने मेरे को ये भी मैसेज किया कि सर आप माइटोसिस मियोसिस पे क्लास एक वीडियो बना लीजिए, तो वो ऑफकोर्स बनाऊंगा मैं। अपने को सिलेबस में सेल डिवीजन नाम का चैप्टर है बाकायदा एनसीईआरटी में, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब बनाऊंगा। पहले अपन सेल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सेल डिवीजन वाला वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात, सेल डिवीजन मेरे को वीडियो में पढ़ाने में 1% की भी इच्छा नहीं है। मैं 1% भी नहीं चाहता हूँ कि सेल डिवीजन में वीडियो से पढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ कि सेल डिवीजन में फिजिकली पढ़ाऊँ, ठीक है। वो वीडियो में पढ़ाना मजबूरी के कारण ही मैं पढ़ा सकता हूँ उसको वीडियो में, क्योंकि खबर आई है कि सितंबर तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने की परमिशन नहीं मिल सकती है, ऐसा हो सकता है करके। तो इन दैट केस अगर सही में वैसा हो गया तो फिर तो मेरे को वीडियो पे ही पढ़ाना पड़ेगा, वो तो फिर मजबूरी रहेगी। अदरवाइज मैं तो लाइव ही पढ़ाना चाहूँगा, तो पढ़ाऊँगा मैं ऑफकोर्स माइटोसिस मियोसिस, लेकिन उसको समय लगेगा, नॉट राइट नाउ, ठीक है। अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जैसा सेल है, मतलब सेल में जितने क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो सबसे पहले डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का अंतर समझो। अगेन आई एम कमिंग ऑन दिस थिंग। जो 12th वाले हैं या कोई रैंकर वाले भी रिवीजन के लिए अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो यू कैन फॉरवर्ड दिस पार्ट, ठीक है। 2-3 मिनट का टाइम थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से माइटोसिस मियोसिस रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी 11th वाले तो स्ट्रिक्टली सुनेंगे एकदम, ठीक है। देखो, वैसे मैं बोलता हूँ कि सभी सुन ही लो, क्योंकि अच्छे खासे मैंने रैंकर्स को या फिर जो लोग अभी नीट अपीयर होने वाले 2 महीने बाद, उनको भी छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते हुए देखा है माइटोसिस मियोसिस में। तो तुम भी सुन ही लो, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब सुन ही लो। बोर हुआ तो भी चलेगा, टाइम वेस्ट लगा तो भी चलेगा। अपने बोर होने से या टाइम वेस्ट लगने से कुछ मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली मार्क्स मैटर करते हैं और मार्क्स मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग से। तो सुन ही लो, ठीक है, मत ही करो फॉरवर्ड। ओके, तो देखो एक चीज समझनी है अपने को कि 46 क्रोमोसोम्स या 23 क्रोमोसोम्स जब हम बोलते हैं तो एक्चुअल में वो 46 क्रोमोसोम्स सिर्फ नंबर से है। 46 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स नहीं है, वो अलग अलग प्रकार सिर्फ 23 ही है, ठीक है। जैसे कल अपन ने एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बुक का एग्जांपल लिया था कि अगर अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी ने पब्लिश की हुई टेक्स्ट बुक भी है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पब्लिश की हुई टेक्स्ट बुक भी है, तो टोटल टेक्स्ट बुक्स तो अपने पास 6 हो गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड, टोटल किताबें तो अपने पास 6 हो गई, है ना। लेकिन फिजिकली 6 किताबें होने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास 6 प्रकार की किताबें हैं। प्रकार अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 3 ही सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की ही किताबें हैं सिर्फ। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बायो के बुक में और बायो के स्टेट बोर्ड के बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट इन दैट। तुम इधर से किंगडम फंजाई पढ़ोगे तो कुछ अलग एग्जांपल्स दिए रहेंगे एस्कोमाइसिट्स के, स्टेट बोर्ड से पढ़ोगे तो कुछ अलग एग्जांपल्स दिए रहेंगे एस्कोमाइसिट्स के, ऐसा हो सकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स स्पीशीज इन द वर्ल्ड। 10 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए होंगे उसमें से, तो हो सकता है स्टेट बोर्ड ने उसमें से कुछ अलग एग्जांपल्स अलग दिए होंगे। और क्या चेंज हो सकता है ना। तुम अगर एनसीईआरटी से मैमल्स पढ़ोगे तो मैमल्स में एग्जांपल्स में टाइगर दिया होगा,
स्टेट बोर्ड में मैमल्स ने एग्जाम्पल में लायन दिया होगा, और क्या अलग हो सकता है? कंसेप्ट चेंज हो जाएगी क्या? मैमल मतलब क्या, इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा क्या स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में? ऑफ कोर्स नॉट, सब सेम रहने वाला है। छोटी मोटी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस रह सकता है डेटा में, कंसेप्ट में तो डिफरेंस रह ही नहीं सकता, कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाली है ऑफ कोर्स, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी का बायो का बुक एंड स्टेट बोर्ड का बायो का बुक, ये क्या है? ये सेम बुक्स है क्या? नहीं, सेम बुक्स तो नहीं है, सेम बुक्स तो डेफिनेटली नहीं है ना। नंबर ऑफ पेजेस अलग है, फॉन्ट अलग है, प्रिंटिंग का राइटर्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है, सेम बुक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन दो अलग सब्जेक्ट्स की बुक है क्या, कि इस ये पढ़ने के बाद अपने को बायो का, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, ये पढ़ने के बाद अपने को बायो का नॉलेज आएगा और ये पढ़ने के बाद अपने को फिजिक्स का नॉलेज आएगा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। सब्जेक्ट तो सेम है, पर सब्जेक्ट सेम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, थोड़े बहुत हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे कि स्टेट बोर्ड का बायो का बुक एंड एनसीईआरटी का बायो का बुक आर होमोलॉगस बुक्स। ये वो वाला होमोलॉगस नहीं है, इवोल्यूशन वाला होमोलॉगस नहीं है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन वाला होमोलॉगस नहीं है, अलग ये होमोलॉगस बुक है, ठीक है। तो वैसा ही क्या हो रहा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा है, वैसा ही फादर मतलब स्पर्म, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है, उसमें का जो क्रोमोसोम नंबर 3 है वो, और मदर, मदर मतलब ओवम, ओवम का जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, ठीक है, ये सेम है क्या? आर दे सेम? नो, ऑफ कोर्स दे आर नॉट सेम। जैसे ये दोनों सेम नहीं है वैसे, लेकिन ये दोनों फिर अलग अलग सब्जेक्ट है क्या? नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट भी नहीं है, वैसे भी ये अलग अलग चीजों के क्रोमोसोम नहीं है। ये चीज फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम नंबर 3 जिस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे ये वाला बुक लिविंग थिंग्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैसे ये वाला बुक भी लिविंग थिंग्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सेम नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंसेस है। वैसे क्रोमोसोम 3 के ऊपर जो जो जीन्स है, मतलब जिस चीजों की इंफॉर्मेशन, जो जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम 3 पे प्रेजेंट है फादर वाले, वही इंफॉर्मेशन मदर से आए हुए क्रोमोसोम 3 पे प्रेजेंट है। बेसिकली जितने भी ह्यूमन बींग्स है अर्थ पे, जितने भी हो चुके हैं और जितने भी होंगे आगे, सब के क्रोमोसोम 3 पे कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी, कौन सी जीन रहेगी। जीन मतलब क्या है? डीएनए का वो पोर्शन जो इंफॉर्मेशन को कोड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के, तो वो इंफॉर्मेशन रहेगी फिक्स्ड, वो इंफॉर्मेशन रहेगी फिक्स्ड, वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इस पे अगर क्रोमोसोम 3 पे स्किन कलर का जीन रहता होगा, ठीक है, इस पे अगर स्किन कलर का जीन रहता होगा, तो मदर से आए हुए पे भी स्किन कलर का ही जीन रहेगा। इसमें अगर सेल डिवीजन नाम का चैप्टर है तो इसमें भी सेल डिवीजन नाम का चैप्टर रहेगा। इसमें अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है, इसमें भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है लेकिन इसमें ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल इसमें कुछ अलग दिया हुआ हो सकता है, छोटी मोटी चीजें अलग हो सकती है, ठीक है। कोई डिटेलिंग कि इसमें कुछ ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसमें कुछ कम रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा रहेगा, ऐसा हो सकता है, पर
बेसिक चीज ही पूरी चेंज हो जाएगी क्या कि इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा रहे और इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा रहे? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें अगर स्किन कलर के बारे में बताया जा रहा है तो इसमें भी स्किन कलर के बारे में ही बताया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिटेलिंग अलग हो, जैसे इनको अपन कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपन बोल रहे हैं कि ये सेम तो नहीं है लेकिन अलग भी नहीं है, बस सेम चीज के अलग अलग इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं, ऐसा अपन बोल रहे हैं। वैसा ही इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा कि बस सेम चीज की अलग अलग इंफॉर्मेशन ये वाला फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम 3, मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम 3 दे सकते हैं। जैसे स्किन कलर की इंफॉर्मेशन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। हाँ, डिटेल डिफरेंट रह सकते हैं, हो सकता है, जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम 3 है ये बोले कि स्किन कलर शुड बी डार्क, और ये वाला जो क्रोमोसोम 3 है ये बोले कि स्किन कलर शुड बी लाइट। ऐसा हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हो सकता है बोल रहा हूं, होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं, होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं। होने को तो ये भी हो सकता है कि ये भी डार्क बोल रहा है, ये भी डार्क बोल रहा है, ये भी लाइट बोल रहा है, ये भी लाइट बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वही एग्जाम्पल्स है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है या अलग भी हो सकता है, वी कैनॉट से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किस्मत का खेल है कि कौन से ह्यूमन बीइंग के पास क्या है और कौन से ह्यूमन बीइंग से स्पर्म के थ्रू या ओवम के थ्रू कौन सा वाला जीन गया, ये तो डिपेंड करेगा। कौन सा वाला जीन गया मतलब बेसिकली कौन सा वाला क्रोमोसोम गया। देखो, फादर के पास भी तो 2 क्रोमोसोम 3 है ना, एक उनके फादर से आया हुआ, एक उनके मदर से आया हुआ, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो फादर के पास भी तो 2 क्रोमोसोम 3 है, 2 क्रोमोसोम 3 है, उसमें से एक कोई तो भी क्रोमोसोम 3 स्पर्म के थ्रू आया है। तो वो ये वाला आया है ग्रैंडफादर वाला कि ग्रैंड मदर वाला, वो किस्मत का खेल है, रैंडम रहता है, वो रैंडम रहता है, कोई भी आ सकता है। समझ में आ रहा है। अब जो क्रोमोसोम 3 आया है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्किन कलर की जीन के बारे में क्या लिखा हुआ है, डार्क लिखा है कि लाइट लिखा है। और डार्क और लाइट लिखा है मतलब क्या, ऐसा DARK ऐसा लिखा रहेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने क्या बताया था कि अपना जो जीन्स है वो करते क्या है, तो वो DNA की एक कॉपी बनाते हैं जिसको बोलते हैं RNA, है ना। और फिर वो RNA उतने पोर्शन का न्यूक्लियस में से बाहर निकल के जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में वो RNA को रीड करके राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो राइबोसोम्स उस RNA को रीड करके प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स उस RNA को रीड करके प्रोटीन्स बनाते हैं। RNA पे ये लिखा रहता है कि अमीनो एसिड को किस सीक्वेंस में अटैच करना है, बस, है ना, सिंपल बात है। तो ये जो प्रोटीन्स रहते हैं फिर ये सब एक्टिविटीज करते हैं बॉडी में स्ट्रक्चर बनाने का, जैसे केराटिन प्रोटीन इन हेयर और स्किन, ठीक है, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट नाम का प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट नाम का प्रोटीन, है ना, स्ट्रक्चर बनाने का काम कर सकते हैं ये लोग। या फिर प्रोटीन्स एंजाइम्स वाला काम कर सकते हैं। एंजाइम्स वाला काम कर सकते हैं मतलब एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। या फिर प्रोटीन्स हार्मोन का भी काम कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, केमिकली इट इज अ प्रोटीन, है ना। या फिर प्रोटीन पिगमेंट्स का काम कर सकते हैं, मतलब कलर इम्पार्ट करने का, कलर सप्लाई, कलर देने का किसी सेल को, लाइट के पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का, वो काम भी कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोटीन्स काम कर सकते हैं, बराबर है। तो बेसिकली तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स तो तुम्हारे बॉडी के प्रोटीन्स ही है। जो भी एक्टिविटीज की जा रही है वो प्रोटीन्स के थ्रू की जा रही है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी, बराबर। लेकिन अब इशू क्या है कि ये प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन में अगर एक भी अमीनो एसिड इधर का उधर हो गया, कोई एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उस प्रोटीन का शेप और उसकी एक्टिविटी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। उसकी शेप और उसका शेप और उसके कारण उसकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड गलत वाला लग गया तो गलत वाला अमीनो एसिड क्यों लगेगा, दूसरा अमीनो एसिड क्यों लग जाएगा कोई, क्योंकि
आरएनए में वैसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आरएनए में वैसी इंफॉर्मेशन क्यों लिखी हुई है गलत गलत या कोई अलग अमीनो एसिड वाली? क्योंकि डीएनए के ऊपर वैसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। डीएनए के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों लिखी हुई है? क्योंकि डीएनए में किसी रीजन से कुछ गलती हो गई, डीएनए को मल्टीप्लाई करवाते वक्त, या फिर देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग मैसेज करोगे तो भी नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन डीएनए में गलतियां हो सकती है, ठीक है। कभी एडेनिन की जगह ग्वानिन हो गया, कभी साइटोसिन की जगह थाइमिन हो गया, एटीजीसी याद है ना डीएनए का। तो ऐसी कुछ गलती हो सकती है, और वैसी कुछ गलती अगर हो गई तो फिर डीएनए के जो कोडॉन्स बने हुए हैं, कोडॉन्स याद है ना, 3-3 के ग्रुप में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है कोडॉन्स। 3-3 के ग्रुप में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है कोडॉन्स, ठीक है। 3-3 के ग्रुप वाले न्यूक्लियोटाइड्स को, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो वो उसमें कुछ गलती हो जाएगी, उसमें कुछ गलती हो जाने के कारण अलग प्रकार का आरएनए बनेगा। मतलब आरएनए तो डीएनए की कॉपी है ना, तो आरएनए भी गलत तरीके से बनेगा, और फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनने वाला है वो भी गलत तरीके से बनेगा, वो प्रोटीन भी गलत तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एक ही प्रोटीन को बनाने की 2 इंफॉर्मेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर सकती है, कि किसी ह्यूमन बीइंग्स में प्रोटीन को बनाने का ए वाला तरीका, किसी ह्यूमन बीइंग्स में प्रोटीन जो बनता है सेम प्रोटीन वो बी वाले तरीके से बनता है। मतलब किसी ह्यूमन बीइंग्स में सपोज प्रोटीन के चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रहता है, तो किसी ह्यूमन बीइंग्स में उसी प्रोटीन में 6th पोजीशन पे वैलिन रहता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जीन में ही प्रॉब्लम आ गया। तो ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई भी जीन तुम कंसीडर कर लो, तुम कोई भी जीन कंसीडर करो, उस जीन के 2 अलील्स हो सकते हैं, ऐसा अपन बोलते हैं। हो सकते हैं, रहेंगे ये ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। अलील्स मतलब वही उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है ना जीन का, जिसमें कुछ एक्सीडेंट के कारण कुछ गलती हो गई, एडेनिन की जगह थाइमिन हो गया, ग्वानिन की जगह साइटोसिन हो गया, कुछ तो भी गलती हो गई, और उस गलती के कारण अब वो जीन प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें एक कोई तो भी अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन वो जीन गलत दे रहा है। और यार प्रोटीन तो वही बन रहा है ना जो पहले बन रहा था, पहले भी हीमोग्लोबिन बन रहा था, अभी भी हीमोग्लोबिन बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ा अलग टाइप का हीमोग्लोबिन बन रहा है। थोड़ा उसका एक्टिविटी जो है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो थोड़ी कम हो गई है ना। उसका शेप चेंज होने के कारण उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो गई है, हुआ ये है बराबर। पर है तो हीमोग्लोबिन का ही प्रोटीन, तो सेम प्रोटीन बना रहा है वो, लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है, डेटा थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे जीन्स को, मतलब ऐसे जीन्स का सेम ही जीन है लेकिन थोड़ा सा अलग होने के कारण, क्यों अलग है? क्योंकि एडेनिन की जगह ग्वानिन, साइटोसिन की जगह थाइमिन, कुछ तो भी एक्सीडेंट हो गया है, तो इसलिए ऐसे जीन को हम बोलेंगे अलील्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऐसे जीन्स को हम बोलेंगे अलील्स ऑफ ईच अदर। तो फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम 3 और मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम 3, जस्ट लाइक एनसीईआरटी का बायो और स्टेट बोर्ड का बायो, आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्यों इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे होमोलॉगस बुक्स में एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं, भले ही सेम चीज की बुक है तो भी एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं, वैसे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में भले ही सेम चीज का जीन है तो भी
वो एक दूसरे के अलील्स हो सकते हैं। दो अलग अलील्स वाली जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी स्किन कलर वाला जीन है, ये भी स्किन कलर वाला जीन है, लेकिन ये जीन डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जीन लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अलग प्रकार का जीन और ये अलग प्रकार का जीन है क्या? अलग अलग जीन्स है क्या? ये नहीं, ये भी स्किन कलर का जीन है, ये भी स्किन कलर का जीन है, लेकिन ये सेम भी तो नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है, सेम भी नहीं है, अलग भी नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो इनको बोलोगे कि ये जो ऐसी जो जीन्स होती है, इनको बोलेंगे अलील्स ऑफ ईच अदर। अलग जीन नहीं है। अलग जीन किसको बोलेंगे? हीमोग्लोबिन की जीन और स्किन कलर की जीन को अलग जीन बोलेंगे। आई कलर की जीन और इंसुलिन की जीन को अलग जीन बोलेंगे। ये अलग जीन थोड़ी है, ये भी स्किन कलर के लिए कोड कर रहा है, ये भी स्किन कलर के लिए कोड कर रहा है। कैसे क्या अलग हुआ? अलग बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों अपन इसको फिर सेम जीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है। हल्का सा डिफरेंस है मतलब कोई तो भी एक न्यूक्लियोटाइड, कोई तो भी एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ है, एडेनिन की जगह गुआनिन, साइटोसिन की जगह थाइमिन, कुछ तो भी चेंज हुआ है रैंडम। और एक चेंज के कारण भी कोडॉन चेंज हो जाएगा ना पूरा। कोडॉन तो 3 अमीनो एसिड्स का, 3 नाइट्रोजनस बेसिस का रहता है ना। कोडॉन चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि अमीनो एसिड जो चिपकने वाला है प्रोटीन पे वो चेंज हो जाए। और प्रोटीन में कौन सा एक अमीनो एसिड चेंज होगा बस, और प्रोटीन का बाकी सब अमीनो एसिड सेम रहेंगे। बस कोई तो भी एक अमीनो एसिड चेंज हो रहा है, पर बस कोई तो भी सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होने के कारण भी, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होने के कारण भी उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और उसके कारण उसकी एक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। तो वही प्रोटीन है, सेम प्रोटीन है, लेकिन 100% सेम नहीं है, थोड़ा एक्टिविटी में फर्क है। तो वैसे प्रोटीन्स को अपन सिमिलर प्रोटीन्स बोलेंगे एक दूसरे के, कि वो ये पर्सन नंबर ए का हीमोग्लोबिन और पर्सन नंबर बी का हीमोग्लोबिन, दोनों का हीमोग्लोबिन ही है, कोई अलग प्रोटीन नहीं है। पर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा, ये अच्छे से काम करता है, ये थोड़ा कम अच्छे से काम करता है, ये इसकी एक्टिविटी थोड़ी पुअर है। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि इसमें कोई तो भी अमीनो एसिड चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आरएनए पे वैसी इन्फॉर्मेशन की थी। क्यों थी? क्योंकि डीएनए पे वैसी इन्फॉर्मेशन आ गई। क्यों आई डीएनए पे वैसी इन्फॉर्मेशन? क्योंकि एक्सीडेंट हुआ कुछ तो भी और एक कोई तो भी नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया। अच्छा ऐसा है। तो फिर इसकी हीमोग्लोबिन और इसकी हीमोग्लोबिन की जीन अलग रहेगी। अलग मतलब बस एक नाइट्रोजनस, एक न्यूक्लियोटाइड बस अलग रहेगा। कहीं तो भी उतने बड़े जीन में कहीं तो भी एक पोजीशन पे कहीं तो भी बस एडेनिन की जगह थाइमिन वगैरह ऐसा कुछ तो भी रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा तो फिर क्या बोलने का ऐसी जीन्स को? मतलब सेम ही जीन है, बस उसके दो फॉर्म्स है ऐसा अपन बोल सकते हैं। आइसोमर्स है ऐसा अपन बोल सकते हैं, जैसा केमिस्ट्री में अपन आइसोमर वर्ड यूज करते हैं। तो क्या बोलने का? तो उनको अलील्स बोलने का। अच्छा अलील्स बोलने का, ओके। और ये जो अलील्स है, ये अलील्स मतलब क्या? अलील्स मतलब जीन्स ही है ना, कोई अलग चीज थोड़ी है। आइसोमर मतलब क्या है? केमिकल्स ही है ना, कोई अलग चीज थोड़ी है। तो ये जो अलील्स है, ये अलील्स मतलब ये जीन्स तो डीएनए पे ही रहती है। मतलब डीएनए का ही, डीएनए मतलब ही डीएनए, बहुत सारी जीन्स का एक मॉलिक्यूल मतलब डीएनए, और डीएनए का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स पे ही जीन्स प्रेजेंट रहेंगे ना, बराबर। तो फादर के क्रोमोसोम पे अगर डार्क स्किन कलर का जीन है और मदर के क्रोमोसोम पे अगर लाइट स्किन कलर का जीन है, तो जीन तो सेम ही है। स्किन कलर की 2 जीन्स है तुम्हारे पास, एक डार्क वाला एक लाइट वाला, एक डार्क वाला और एक लाइट वाला। हाँ, इसमें से एक्सप्रेस वो होगा जो डोमिनेंट है, इसमें से एक्सप्रेस वो होगा जो डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास अभी 2 जीन्स हो गई, 2 जीन्स नहीं हुई। हाँ चलो ठीक है, 2 जीन्स हो गई स्किन कलर की, सही बात है। 2 जीन्स हो गई, एक फादर से आई हुई एक मदर से आई हुई। पर वो 2 जीन्स सेम है क्या? नहीं है, वो 2 अलग अलग अलील्स के फॉर्म में है ना। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सेम जीन्स रहती है, ऐसे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सेम जीन्स रहती है बोल रहा हूं मैं। ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर अलग अलील्स होते हैं उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये तो इस एग्जांपल में मैंने फादर से डार्क और मदर से लाइट ऐसा एग्जांपल लिया।
फादर से डार्क और मदर से भी डार्क ऐसा ही रहता तो भी वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही रहते, क्योंकि स्किन कलर की जीन के लिए वो सेम है। किसी दूसरी जीन के लिए हो सकता है फादर से अलग अलील आया हो, मदर से अलग अलील आया हो। चलो दूसरी जीन के लिए भी लेट अस अज्यूम कि सेम अलील आया है। किसी तीसरे जीन के लिए हो सकता है कि अलग अलग अलील्स आए हो, है ना। क्रोमोसोम 1 फॉर एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके ऊपर 2968 जीन्स होती है। ये सब अभी अपने को डेटा नहीं याद रखना है, बस ऐसे बता रहा हूँ। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968 जीन्स होते हैं। इमेजिन करो 2968, ठीक है, नियरली 3000 जीन्स हो गए ना, 2968 मतलब। तो वो पूरे के पूरे 3000 जीन्स सेम हो सकते हैं क्या? एकदम डिक्टो पॉसिबल है कि एकदम सेम है, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का जैसा जीन है वैसा ही मदर वाले में है, फादर वाले में जैसा स्किन कलर का है वैसा ही मदर वाले में है। ऐसा हो सकता है क्या? एक ना एक जीन के तो यार अलग फॉर्म रहेगा, एक ना एक जीन तो अलग अलील के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इवन दो क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर सेम जीन्स को ही कैरी करेंगे, सेम ही चीज के प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है ना। अब 2968 में से एक ना एक जीन तो ऐसी रहेगी ही, कहीं ना कहीं तो ऐसा रहेगा ही कि एडेनिन की जगह ग्वानिन हो गया, थाइमिन की जगह ग्वानिन हो गया, साइटोसिन की जगह एडेनिन हो गया। एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो सकता क्या? गलती के कारण, म्यूटेशन के कारण बिल्कुल हो सकता है, कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा, है ना। इसलिए मदर से और फादर से आए हुए क्रोमोसोम नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, हम उसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की बायो और एनसीईआरटी और बायो की स्टेट बोर्ड की बायो, उसको अपन क्या बोलेंगे? होमोलॉगस बुक्स, क्योंकि उसके ऊपर सेम इंफॉर्मेशन है, बस कहीं कहीं थोड़े बहुत डिटेलिंग अलग है, बराबर है। तो अगर तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला या तुम्हारे कोई रिलेटिव आए, कोई चाचा आए तुम्हारे घर और उन्होंने तुमको बोला कि मेरे बेटे को भी नीट करने की इच्छा है, नीट करने के लिए कौन सी किताबें लगती है वो एक बार दिखा दो उसको, ताकि वो देख लेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जितनी भी किताबें है वो रख लोगे उसके सामने कि देखो ये किताबें हम यूज करते हैं। तो तुम क्या रखोगे? तुम एनसीईआरटी की बायो रखोगे, स्टेट बोर्ड की बायो रखोगे, तुम एनसीईआरटी की केमिस्ट्री रखोगे और स्टेट बोर्ड की केमिस्ट्री रखोगे, है ना। तुम एनसीईआरटी का फिजिक्स का बुक रखोगे और स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का बुक रखोगे, है ना। अब वो अंकल बोलेंगे बाप रे 6 किताबें, 6 सब्जेक्ट्स है क्या तुमको नीट के लिए? तुम बोलोगे नहीं सब्जेक्ट 6 नहीं है, सब्जेक्ट तो 3 ही है। तो वो बोलेंगे लेकिन यहाँ पर तो 6 किताबें रखी है। तुम बोलोगे अंकल किताबें 6 है, लेकिन ये और ये होमोलॉगस है, एक ही सब्जेक्ट के 2 अलग अलग किताबें हैं। ये और ये एक ही सब्जेक्ट की 2 अलग अलग किताबें हैं, थोड़ा डिटेलिंग बस अलग हो सकता है तो सेम ही। ये और ये एक ही सब्जेक्ट की 2 अलग अलग किताबें हैं, है तो एक ही सब्जेक्ट 3 ही है टोटल नीट के लिए रिक्वायर्ड, है ना। ऐसे ही तुम लोग अगर मेरे को बोलोगे सर अपने पास, मतलब तुम तुम्हारे अंकल को क्या बोलोगे कि 3 ही सब्जेक्ट्स है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के 2 सेट्स है बुक के, एक एनसीईआरटी एक स्टेट बोर्ड, एक एनसीईआरटी एक स्टेट बोर्ड, एक एनसीईआरटी एक स्टेट बोर्ड, ऐसा बोलोगे ना तुम अपने अंकल को। तो वैसा ही जैसे तुम्हारे अंकल ने तुमको बोला कि बाप रे तुमको 6 सब्जेक्ट्स है क्या, तो तुमने ऑब्जेक्शन लिया ना, कहाँ 6 सब्जेक्ट है, 3 ही तो सब्जेक्ट है। वैसा ही ऑब्जेक्शन मैं भी लूंगा अगर तुम आके मेरे को बोलोगे कि सर अपने पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं बोलूंगा नहीं,
46 क्रोमोसोम तो सिर्फ दिखने में होते हैं, लेकिन जैसे नीट के सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक्स है वो तीन सब्जेक्ट की बुक्स के 2 सेट्स है, वैसे सेल में 23 सब्जेक्ट्स, देखो 3 सब्जेक्ट्स के 2 सेट्स, मतलब टोटल 6 बुक्स, लेकिन प्रकार तो 3 ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटू 2 है इन नीट, है ना। तो वैसा मैं बोलूंगा कि नहीं, 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, 23 सब्जेक्ट्स मतलब 23 क्रोमोसोम्स इन 2 सेट्स। तो दिखने में टोटल 46 है, बुक्स मतलब क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, तुम जैसे तुम्हारे अंकल पे भड़कोगे कि पागल हो गए हो क्या अंकल, 6 सब्जेक्ट्स कहां पर है, 3 ही तो सब्जेक्ट है। उनको बस देखने का हमारे पास नजरिया जो है वो 2 है। एक बार हम एनसीईआरटी के राइटर के नजरिए से चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक बार स्टेट बोर्ड के राइटर के नजरिए से ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब तुम्हारे अंकल बोलोगे कि पगला गए हो क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई एक ही चैप्टर पढ़ो ना, कोई एक ही बुक पढ़ो ना, एक तो एनसीईआरटी पढ़ो नहीं तो स्टेट बोर्ड पढ़ो, 2 क्यों पढ़ रहे हो। तो तुम क्या बोलोगे, तुम इसके ऊपर ये आंसर दोगे कि हम 2 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई चैप्टर एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ ना हो, जो स्टेट बोर्ड में अच्छे से लिखा हो तो हमको समझ जाएगा। हो सकता है कोई चैप्टर स्टेट बोर्ड में अच्छे से नहीं लिखा हो लेकिन एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हो तो हमको समझ जाएगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हमने सिर्फ एक ही सेट ऑफ बुक्स लिया, अगर हमने सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें खरीदी तो कई सारे चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी में अच्छे से लिखे हुए नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ के कुछ समझता ही नहीं है कि लिखा क्या है। तो वो चैप्टर लेकिन स्टेट बोर्ड से पढ़ो तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली तुम मेरे को पूछोगे कि सर जब सेम ही क्रोमोसोम्स है तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम से अपना काम हो जाएगा। जैसे तुम्हारे अंकल तुमको पूछेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी की 3 किताबें खरीद लेना था, स्टेट बोर्ड के भी सेम 3 किताबें क्यों खरीदा। तो वैसे तुम मेरे को पूछोगे कि सर 23 क्रोमोसोम से काम हो गया रहता अपना, तो अपन ने एक और सेट दूसरे पेरेंट से क्यों मंगाया, किसी एक ही पेरेंट से सेट मंगाना था, मतलब एक ही सेट से अपना काम हो गया रहता, अपन भी हैप्लॉइड रह रहे थे फंगस के तरह, है ना। तो मैं बोलूंगा ऐसा अपन ने इसलिए किया जिस रीजन से तुम एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों बुक्स यूज करते हो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी ना हो, है ना। किसी एक में गड़बड़ रही तो तुम दूसरे का सहारा ले सकते हो, एक में गड़बड़ रही तो दूसरे का सहारा ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पर है कि किसी एक पेरेंट से आए हुए क्रोमोसोम पे खराब वाला अलील होगा, मतलब उससे जो प्रोटीन बन रहा है वो इनएफिशिएंट या यूजलेस प्रोटीन बन रहा होगा, ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा वो प्रोटीन, तो फिर वो प्रोटीन का जो भी काम है तुम्हारे बॉडी में वो काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर 2 सेट्स रहेंगे तो टेंशन नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे फादर के क्रोमोसोम में खराब है तो तुम मदर के क्रोमोसोम को रीड कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन तुम्हारे मदर के क्रोमोसोम में खराब है तो तुम फादर के क्रोमोसोम को यूज कर सकते हो। हाँ, देखो अब कुछ चैप्टर्स में ऐसा भी हो सकता है कि एनसीईआरटी में भी गंदा लिखा है, स्टेट बोर्ड में भी गंदा लिखा है, उसके लिए तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसा इधर भी हो सकता है कि फादर से जो अलील आया वो भी खराब और मदर से जो अलील आया क्रोमोसोम 3 पे किसी जीन का वो भी खराब, फादर से जो हीमोग्लोबिन बनाने की इन्फॉर्मेशन आई वो भी खराब, मदर से जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी खराब, ऐसा भी हो सकता है। वैसा हो गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो तुमको डिजीज होके ही रहेगा, फिर तो डिजीज होके ही रहेगा। लेकिन अगर फादर से अलग और मदर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई हो तो इसमें से जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो अपने को डिजीज होने से बचा लेगी, वो अपने को अपना सर्वाइवल आसान करवा देगी, है ना। चांसेस तो है ना कि अलग अलग आए, दोनों अच्छा आया ऐसा भी हो सकता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
एक भी अच्छा आ गया तो भी एटलीस्ट अपनी जिंदगी कट जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, दोनों अगर खराब आए, दोनों पेरेंट्स ने कोई पर्टिकुलर जीन का खराब वाला ही अलील दिया, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चांसेस है कि तुम डिप्लॉयड अगर रहोगे तो तुम्हारे सर्वाइवल अच्छे से होने के चांसेस ज्यादा है। अगर तुम एक ही पेरेंट से सेट मंगाओगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर रहता ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स अगर हैप्लॉइड रहते तो एक ह्यूमन बींग रहता, ठीक है, एक ह्यूमन बींग रहा रहता, उसके हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स रहे रहते, उसने एक ऐसा स्पोर बनाया रहता, वो स्पोर अलग हो गया रहता, स्पोर ने मल्टीप्लाई 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 करके एक और ह्यूमन बींग बना लिया रहता। अब ये ह्यूमन बींग के 23 क्रोमोसोम्स पे जो गड़बड़िया है, वो ही गड़बड़िया इसमें भी रह रही थी, क्योंकि वो 23 क्रोमोसोम वैसे का वैसे आगे पास ऑन हो गया है, कुछ अलग हुआ ही नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है सिर्फ, है ना, और हैप्लॉइड ही है। इसी ह्यूमन बीइंग का अपने को 23 क्रोमोसोम वैसे का वैसे मिल गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा रहता। इसको अगर डिजीज है तो इसको भी डिजीज रहा रहता, वेरिएशन आया ही नहीं रहता, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व करने का रीजन क्या है? वेरिएशन लाना। और डिप्लॉयड बनने का रीजन क्या है? तो डिप्लॉयड बनने का रीजन है कि अगर एक पेरेंट ने धोखा दे दिया तो भी दूसरे पेरेंट का जीन पढ़ के उसी प्रोटीन को बनाने का जो दूसरे पेरेंट से जो अलील आया है, उस अलील से आरएनए बनवाकर उससे प्रोटीन बनवाकर हमारी सर्वाइवल बेटर हो सकता है, इसलिए हम लोग डिप्लॉयड है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के केस में अपने पास 46 क्रोमोसोम्स दिखते हैं, है एक्चुअली 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स, हम लोग डिप्लॉयड है ना। अब हमको ये जाइगोट ह्यूमन बीइंग्स के केस में तैयार हो गया, ह्यूमन बीइंग्स के केस में जाइगोट तैयार हो गया। अब इस जाइगोट ने क्या किया? माइटोसिस किया। माइटोसिस का मतलब मैंने तुमको क्या बताया था? माइटोसिस का मतलब मैंने तुमको बताया था इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का मीनिंग मैंने तुम लोगों को बताया था इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या? तो सेम प्रकार का डिवीजन। ठीक है, सेम डिवीजन। सेम डिवीजन कैसे होगा? तो पहले 46 क्रोमोसोम्स को 92 क्रोमोसोम्स बना दिया जाएगा। 92 क्रोमोसोम्स यानी क्या? तो 23 क्रोमोसोम जो फादर से आए हैं ह्यूमन बीइंग के जाइगोट को, उसको भी 2 कर दिया, और 23 क्रोमोसोम जो मदर से आए हैं ह्यूमन बीइंग के जाइगोट को, उसको भी 2 कर दिया। तो ये 46, ये 46, मतलब टोटल 92 क्रोमोसोम्स हो गए, है ना। और फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सेल फरो इधर से बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा सेल फरो। ठीक है, फादर से जो मिले हुए 23 क्रोमोसोम्स थे उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 कर दिया, और मदर से मिले हुए M23 जो थे, तो M23 एक और हो गया अपने पास। ठीक है, नहीं सेल फरो इधर से ही बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा देखो, अब सेल फरो बनेगा। एक सेकंड, कहाँ से बनाना पड़ेगा सेल फरो? फादर मदर का एक सेट अलग होना चाहिए, हाँ ऊपर से ही बनेगा, सही है। ये ऐसा बनाया मैंने सेल फरो। ठीक है, ये मैंने बनाया सेल फरो। देखो ये पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, अभी साइटोकाइनेसिस चल रहा है। और अगर किसी सेल में ऐसा हो गया कि कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सिनोसिटिक कंडीशन आ जाएगी, है ना। अब देखो इधर क्या क्या है, इधर F23 है, इधर M23 है, मतलब 46, इधर F23 है, इधर M23 है, मतलब अगेन 46। फिर ये सेल फरो और डीप होते जाएगा, और डीप होते जाएगा, और एक वक्त आएगा जब वो पूरे तरीके से ऐसा मर्ज होके ये सेल अलग, ये सेल अलग हो जाएगा। ये सेल में फादर से आए हुए 23, मदर से आए हुए 23, और ये वाले सेल में भी फादर से आए हुए 23
और मदर से आए हुए 23, मतलब 46 इधर 46 इधर। अपन ने शुरुआत कहाँ से की थी? अपन ने शुरुआत भी 46 से की थी। फादर से आए हुए 23, मदर से आए हुए 23, तभी तो जाइगोट बना था ना। देखो ऐसा ओवम है, ओवम मतलब 23 क्रोमोसोम्स, और उसको स्पर्म ने आके फर्टिलाइज किया। स्पर्म का स्ट्रक्चर तुमको पता होगा, ऐसा टेल रहती है स्पर्म को, है ना। तो ये स्पर्म है और ये ओवम है। ओवम में 23 क्रोमोसोम्स, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज होके 46 क्रोमोसोम्स बन गए, है ना। 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर। उन दोनों को अपन ने माइटोसिस करते वक्त इंटू 2 कर दिया, इंटू 2, तो 46 का 92 हो गया। 92 कैसे हुआ? फादर से आए हुए 23 क्रोमोसोम भी डबल हो गए, मदर से आए हुए 23 क्रोमोसोम भी डबल हो गए, बराबर है। तो टोटल 92 क्रोमोसोम, 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23। फिर सेल फरो बनाया, फादर के 23 मदर के 23 एक सेल में, फादर के 23 मदर के 23 दूसरे सेल में। मतलब जैसा अपना ओरिजिनल सेल था, फादर से 23 मदर से 23, वैसे ही अभी अपने पास 2 सेल्स तैयार हो गए। तो इस सेल की 2 कॉपीज बना ली अपन ने, इस सेल की अपन ने 2 कॉपीज बना ली। वैसे अब ये जो दो सेल्स है, ये जो 2 सेल्स है, ये वाली 2 सेल्स, ये वाली 2 सेल्स भी क्या करेगी? ये वाली 2 सेल्स भी अपनी कॉपी बना लेगी सेम। तो 4 सेल्स बन जाएंगे। ये 4 सेल्स क्या करेंगे? अपनी कॉपीज बनाएंगे सेम। 46 46 46 46 46 46 46 46 46। फिर ये और अपनी कॉपीज बनाएंगे 46 46 46 46 46 46 46 46। ऐसा एक जाइगोट से 2 सेल्स बने, 2 से एक 4 बने, ये 1 2 3 4, 4 से 8 बने, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 64। ऐसा ऐसा करते 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 आज जो तुम एक फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग हो गए हो, उस कंडीशन तक तुम पहुंचे कैसे, है ना। तो जाइगोट से लेकर पहले तुम एक फीटस बन गए, फिर वो फीटस जो था वो और ग्रो के बॉर्न हो गया, तो न्यूबॉर्न बेबी तैयार हो गए। फिर न्यूबॉर्न बेबी ने और उसके सेल्स ने माइटोसिस कर करके अपनी ग्रोथ करवाई, हाइट बढ़ाई, और अब कहाँ जाके 15-16 साल की उम्र में तुमने तुम्हारा फुल ग्रोन एडल्ट तुम लोग बने हो। अभी भी ब्रेन की डेवलपमेंट वगैरह बाकी है थोड़ी बहुत, और अभी भी तुम्हारी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई है। जनरली 18 ईयर्स के एज तक वगैरह कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है। तो लेकिन ऑलमोस्ट अभी तुम अडल्ट बन चुके हो, ठीक है। तो तुम्हारी उम्र 15 ईयर्स है, 16 ईयर्स, जो भी तुम्हारा एज है, तो 15 ईयर्स है, 16 ईयर्स एगो तुम लोग क्या थे? तो तुम लोग 15 ईयर्स प्लस या 16 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स एगो रादर तुम लोग क्या थे? तो तुम लोग बस एक सिंगल जाइगोट थे। उस जाइगोट से आज जो तुम हो, ये वीडियो सुन रहे हो एक फुल ग्रोन एडल्ट की तरह, उस जाइगोट से लेकर फुल ग्रोन एडल्ट के लेवल तक तुम लोग कैसे पहुंचे? तो तुम ऐसे ही माइटोसिस कर करके पहुंचे हो, ठीक है। माइटोसिस को हम क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस को हम बोल रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि पहले जैसा सेल था वैसी सेम 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं। फिर इसने माइटोसिस किया, ये इसने, तो सेम 2 सेल्स तैयार हो गई। इसने माइटोसिस किया, सेम 2 सेल्स तैयार हो गई। इसने माइटोसिस किया, सेम 2 सेल्स। 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 सेम सेल्स तैयार होती जाएगी, बराबर है। और तुम फुल ग्रोन अडल्ट तैयार हो जाओगे। जब फुल ग्रोन अडल्ट बन जाएगा, तब अब उसके बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगा। मतलब नाउ दैट एडल्ट विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस मतलब स्पर्म या ओवम बनने लगेगा उसके बॉडी में, है ना। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में कोई भी फुल ग्रोन अडल्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इस पेज पे बनाता हूं मैं। मियोसिस में क्या होता है? तो कोई भी फुल ग्रोन अडल्ट है, तो फुल ग्रोन अडल्ट के पास क्या है? 23F है, 23M है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, बराबर। अब मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में सेम चीज होगी, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा तो 23 है ना, 23
मतलब 92 हो गया। अब पहले होगा मियोसिस 1, पहले होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में ये ऐसा सेल फरो बनेगा और सेल फरो बन के दो अलग सेल्स हो जाएगी, दो अलग सेल्स बन जाएगी। रैंकर्स और 12th वालों तुमको समझ में आ रहा होगा, मैं अभी यहाँ पर गलत बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने बेसिकली 11th वालों के लिए बनाया है, इसलिए मैं उनको अभी मिक्स्ड मेटाफिजिक प्लेट वगैरह नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं इनको एक गलत चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। रैंकर्स को और 12th वालों को जिन्होंने सेल डिवीजन पढ़ा है उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा, ये तो सेम माइटोसिस हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक्चुअली इधर से सेल फरो बनेगा 12th वालों के लिए और रैंकर्स वालों के लिए, लेकिन 11th वालों को मैं अभी नहीं बता सकता हूँ और फालतू फुकट कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको ऐसा झूठ बता रहा हूँ, ठीक है। रैंकर्स एंड 12th वालों तुम लोग खुद को कंफ्यूज ना करो, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो आस्क मी, ठीक है। तो ये हो गया मियोसिस 1, दो सेल्स तैयार हो गई। अब इस पे ये रुकेगा नहीं, इस पे ये फिर से मियोसिस करेगा, ये वाला सेल भी और ये वाला सेल भी, उसको बोलेंगे मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 फेजेस में होता है। अब तुम बोलोगे क्या सर, यही तो सेम इधर भी हुआ है, इधर नहीं हुआ है सेम। इधर सेम क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इधर F23 M23 और F23 M23 होने के बाद उसने फिर से पहले इंटू 2 किया है और फिर डिवाइडेड बाय 2 किया है, ये यहाँ पर माइटोसिस खत्म हो गया। अब ये सेल का अलग एग्जिस्टेंस है, ये सेल का अलग एग्जिस्टेंस है, इसको चाहे तो ये माइटोसिस करेगा चाहे तो नहीं करेगा, अब ये उस सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर माइटोसिस करेगा तो पहले ये वाला सेल भी इंटू 2 करेगा और सेम चीज करेगा, तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। यहाँ पर माइटोसिस खत्म हो चुका है, ये माइटोसिस 0 से चालू हो रहा है, ये सेल माइटोसिस कर रहा है ऐसा अपन बोलेंगे। फिर से पहले से माइटोसिस करेगा, वो इंटू 2 भी करेगा, ठीक है। यहां पर मियोसिस खत्म ही नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर यही सेल ऐसे ही कंटिन्यू होगा, यहां पर इंटू 2 नहीं होगा, अब इंटू 2 नहीं होगा, एक बार जो इंटू 2 हो गया खत्म हो गया, अब इंटू 2 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सीधा सेल फरो बनेगा, सीधा सेल फरो बनेगा। और सेल फरो बनने के बाद क्या होगा, जो दो सेल्स बनेगी वो कैसे बनेगी देखो, 23 क्रोमोसोम्स ऊपर 23 क्रोमोसोम्स नीचे, इसमें भी ऐसा इधर से सेल फरो बनेगा, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा सेल फरो बनेगा। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स ऊपर 23 क्रोमोसोम्स नीचे, सॉरी, और सेल फरो बन के ये 23 अलग 23 अलग, ये 23 अलग, ये 23 अलग। अब दिखने में अपने को क्या दिख रहा है कि फादर से मिले हुए 23 क्रोमोसोम, किसको फादर से मिले हुए क्रोमोसोम, इस जाइगोट को। ये जाइगोट ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके 2 सेल्स बनाई, 2 सेल से 4 बनाई, 4 से 8 बनाई, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा करते 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 बहुत साल लगे उसको, 15-16 साल लगे उसको अडल्ट बनने के लिए। अडल्ट बनने के बाद अब क्या होगा, इसी ह्यूमन बीइंग में, इस ह्यूमन बीइंग की कहानी चल रही है, ये वाले की, ठीक है, जिसको 23 क्रोमोसोम इसके फादर से और 23 क्रोमोसोम इसके मदर से मिले हैं। इस जाइगोट की बात चल रही है अभी, जो 15-16 साल के बाद अभी अडल्ट बना है। तो अब उसके, अगर वो मेल होगा तो उसके टेस्टिस में, और अगर वो फीमेल होगी तो उसके ओवरीज में, ये होगा मियोसिस होगा, ठीक है। क्या हो रहा है मियोसिस में, तो मियोसिस में पहले इंटू 2 हो गया, फिर डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद वो रुक नहीं गया, उसने तुरंत फिर से डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसने 2 बार डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 23 क्रोमोसोम्स की 4 सेल्स बन जाएगी। ये पूरा एक साइकिल है मियोसिस का, भले ही अपन इसको मियोसिस 1 मियोसिस 2 बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक साइकिल है, मतलब ये 2 फेजेस है, ठीक है। मियोसिस का फेज 1, मियोसिस का फेज 2, बाकी ये दोनों फेजेस को टुगेदर वी कंसीडर एज सिंगल मियोसिस। तो अल्टीमेटली मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो रही है ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स।
अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, ऐसा मत समझना कि ये फादर से मिले हुए 23 क्रोमोसोम अलग और मदर से मिले हुए 23 क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी मिक्सिंग रहता है। 23 क्रोमोसोम ये मिक्स्ड रहते हैं, ये भी 23 क्रोमोसोम मिक्स्ड रहते हैं, क्योंकि सेल को थोड़ी समझता है कि ये वाला क्रोमोसोम 1 फादर से मिला था, ये वाला क्रोमोसोम 1 मदर से मिला था, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको इस तरफ लेके जाओ, इनको इस तरफ लेके जाओ, ऐसा थोड़ी समझता है। क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम 3 फ्रॉम मदर, क्रोमोसोम 6 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम 8 फ्रॉम मदर, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मिक्सिंग रहेगा। तो ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, इन चारों हैप्लॉइड सेल्स में क्या रहेगा, कुछ क्रोमोसोम्स ये वाले सेट के, कुछ क्रोमोसोम्स ये वाले सेट के, ऐसे रहेंगे, तो मिक्स्ड बनेगा, मिक्स्ड बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मियोसिस है। तो एक चीज मेरे को बताओ, जो सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड, इसको अपन हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ही सेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस वो मिक्स्ड है। मतलब फिजिक्स एनसीईआरटी, बायो स्टेट बोर्ड, केमिस्ट्री स्टेट बोर्ड, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही होता है, रादर मिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एनसीईआरटी का बायो, एनसीईआरटी का फिजिक्स, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री अलग, स्टेट बोर्ड का बायो, स्टेट बोर्ड का फिजिक्स, स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री अलग, ऐसा नहीं होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड। ठीक है, तो ये जो स्पर्म, सपोज ये स्पर्म बन गया, ये स्पर्म जाके ओवम के साथ फ्यूज हो गया, मतलब ये जो 16 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, अभी वो बच्चा रिप्रोड्यूस करने वाला है। नाउ दैट चाइल्ड इज ग्रोन अप एंड नाउ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। तो उसने जो स्पर्म उसके बॉडी में तैयार हुआ, वो स्पर्म जब जाके फ्यूज होगा तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, लेकिन वो 23 क्रोमोसोम्स ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो अभी बड़ा होकर रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके पूरे फादर के ही रहेंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, वो कैसे रहेंगे, मिक्स्ड रहेंगे। तो ये अपन मिटा देंगे, ये जो M और F लिख के रखा है इसको अपन मिटा देंगे। मिक्स्ड रहेंगे। तो इसका जो बच्चा रहेगा, इसके बच्चे के लिए ये F और ये M तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हो गए ना, तो उस बच्चे को अपने फादर से ग्रैंडफादर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और ग्रैंड मदर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, सेम चीज जब ओवम रहेगा, तो ओवम में जो फीमेल रहेगी उसके भी उसमें भी जो 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे वो भी मिक्स्ड रहेंगे। मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर के कुछ क्रोमोसोम्स और मैटरनल ग्रैंड मदर के कुछ क्रोमोसोम्स, उनके मतलब उनसे मिले हुए, क्योंकि ये दोनों अभी पेरेंट्स रहेंगे ना, और इनके फ्यूजन से अभी एक और जाइगोट तैयार होगा। फिर वो जाइगोट फिर से माइटोसिस कर करके अडल्ट बनाएगा। फिर अडल्ट बनने के बाद फिर से अगर वो मेल होगा तो टेस्टिस में, फीमेल होगी तो ओवरीज में। बहुत सालों बाद बोल रहा हूं मैं, अडल्ट बनने के बाद की बात चल रही है। मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा तो ये जो फादर मदर के क्रोमोसोम्स रहेंगे वो मतलब बेसिकली इसके रहेंगे, ये इसके ऐसा जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेगा। ठीक है, तो जो सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो मियोसिस कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। तुम क्या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे क्या? 23 क्रोमोसोम्स को 11.5 क्रोमोसोम्स में तोड़ोगे क्या? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। तो हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस हो ही नहीं सकता है, लेकिन हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस जरूर हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है माइटोसिस करने में? हैप्लॉइड सेल है, इंटू 2 कर दिया तो 46 क्रोमोसोम्स हो गए, फिर सेल फरो तैयार हुआ, 23 इधर 23 इधर, दो पूरी अलग सेल्स हो गई, 23 जैसा ओरिजिनल सेल था वैसे ही दो सेल्स बन गई। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन हो गया। क्या सेम है? क्यों नहीं हो सकता माइटोसिस? हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा, मियोसिस हो ही नहीं सकता। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा, है ना। डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस यस,
मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बस ऑलरेडी एक ही सेट है। भले ही वो सेट मिक्स्ड है, लेकिन है तो एक ही सेट ना। तुम इसको और कैसे तोड़ोगे? नीट की तैयारी करनी है तो ये 3 चीजें तो जरूरी है ही। इसको और नहीं तोड़ सकते, इसको और हाफ नहीं कर सकते, तो इसको और हाफ नहीं कर सकते। मियोसिस इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम एस्कोमाइसिट्स ने क्या किया था? एस्कोमाइसिट्स की सेल थी हैप्लॉइड, है ना, तो इसमें तो मियोसिस हो ही नहीं सकता, इसमें मजबूरी में माइटोसिस ही होगा। तो एक एस्कोमाइसिट का सेल, दूसरे एस्कोमाइसिट का सेल, इन्होंने माइटोसिस करके एक एक और सेल बना दिया। सेल मतलब पूरा हाइफे ही है, इन्होंने एक एक और सेल बना दिया। लेकिन इन्होंने जो 2 सेल्स बनाई माइटोसिस से, इन 2 सेल्स की खासियत ऐसी है कि इनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है मतलब दीज आर एक्टिंग एज गैमिट्स, तो ये गैमिट्स की तरह फ्यूज हो जाएंगे। पर इनका पहले सिर्फ सेल फ्यूज होगा, इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी नहीं हुआ। प्लाज्मोगैमी हो गया और कैरियोगैमी नहीं हुआ। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स की लाइफ साइकिल अपन रिवाइज कर रहे हैं। फिर इस सेल ने इसी प्रकार की बहुत सारी सेल्स बना लिया, इसी प्रकार की बहुत सारी सेल्स बना लिया। इसी प्रकार की मतलब डाइकैरियोटिक बहुत सारी सेल्स बना लिया मल्टीप्लाई कर करके। तो ये जो बहुत सारी डाइकैरियोटिक सेल्स है, ये जो बहुत सारी डाइकैरियोटिक सेल्स है, इन्होंने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम बोलेंगे एस्कस। वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, एस्कस। और एस्कस का क्या है? एस्कस का प्लूरल है एस्काय, और एस्काय आर अरेंज्ड। एस्काय की जो अरेंजमेंट रहती है उसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प। बराबर है, एस्कोकार्प में बहुत सारे एस्काय है। अब इन एस्काय में क्या होगा? ये जो 23 फंगस में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे क्या हैप्लॉइड सेट में? नहीं रहेंगे। कुछ तो भी नंबर लेने का है, इसलिए मैं वही नंबर ले रहा हूं। हर एक स्पीशीज में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग रहता है। ठीक है, नीट की एंट्रेंस के लिए 3 सब्जेक्ट लग रहे हैं, किसी दूसरी चीज की एंट्रेंस के लिए 4 सब्जेक्ट लगते होंगे, किसी चौथी चीज की एंट्रेंस के लिए 2 सब्जेक्ट लगते होंगे, है ना। वो तो हैप्लॉइड नंबर तो वेरी करेगा, लेकिन मैं अभी एक रैंडमली ऐसा 23 नंबर ले रहा हूँ। इन एस्काई में क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा। तो अभी अपन इसको डाइकैरियन नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि अभी कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, कैरियोगैमी हो चुकी है। अभी हम इसको डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। अभी हम इसको डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड सेल करेगा मियोसिस। अब ये डिप्लॉयड सेल, एस्कोकार्प मतलब उसका फ्रूटिंग बॉडी है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो मियोसिस करेगा। तो मियोसिस में क्या होगा? ये जो डिप्लॉयड सेल है इसमें 23F है। ठीक है, फंगस में मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, यहां से चालू हुआ, ये मेल एस्कोमाइसिट, ये फीमेल एस्कोमाइसिट, ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट। मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं रहेगा, क्योंकि फंगस में मेल और फीमेल ही अलग नहीं है। सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, 23F 23M, 23F 23M, 23F 23M, 23F 23M, 23F 23M। अल्टीमेटली 23F और 23M वाले 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए और एक न्यूक्लियस बन गया। अभी अपन इसको डाइकैरियन नहीं बोलेंगे, अभी अपन इसको डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। अब ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, है ना। तो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी, मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि इनमें ऐसा नहीं कि 23 पूरा का पूरा F रहेगा, 23 पूरा का पूरा M रहेगा। वो कैसा रहेगा? वो मिक्स्ड रहेगा। इट विल बी मिक्स्ड। तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इतना कंफर्म है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स
इसके और कुछ क्रोमोसोम्स इसके, ऐसा रहेगा। इसमें भी कुछ क्रोमोसोम्स इससे मिले हुए, कुछ क्रोमोसोम्स इससे मिले हुए, मिक्स्ड रहेगा। तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स रहेगी, ये हैप्लॉइड सेल्स अभी क्या करेगी, ये हैप्लॉइड सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हाइफे बनाएंगे माइटोसिस करके। इससे अलग हाइफे बनेगा, इससे अलग हाइफे बनेगा, इससे अलग हाइफा बनेगा और इससे अलग हाइफा बनेगा, है ना। लेकिन ये जो चारों हाइफे है, इस चीज को समझो, ये चारों हाइफे एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे क्योंकि इनमें कुछ अलग कॉम्बिनेशन है 23 क्रोमोसोम्स का, इनमें कुछ अलग कॉम्बिनेशन है 23 क्रोमोसोम्स का, इनमें कुछ अलग है, इनमें कुछ अलग है। ये जो दो गैमिट्स थे, इन दोनों के 23 क्रोमोसोम्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अपन ने हैप्लॉइड सेल्स बनाई है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता है कि 23 फ्रॉम फादर अलग, 23 फ्रॉम मदर अलग, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मिक्स्ड रहता है। वो ऐसा मिक्स्ड क्यों रहता है, जब अपन मियोसिस का मतलब प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी उसका टेंशन मत लो, अभी बस इतना ध्यान रखो कि मिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो मिक्स्ड रहने के कारण ये चारों इंडिविजुअल्स अलग अलग रहेंगे। तो ये एडल्ट फंजाई चारों के चारों अलग रहेंगे, है ना। किसी के पास क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया हुआ रहेगा, किसी के पास मदर से आया हुआ रहेगा, इसके पास फादर से आया हुआ, इसके पास मदर से आया हुआ। लेकिन इसका क्रोमोसोम 2 मदर से आया हुआ, इसका क्रोमोसोम 2 फादर से आया हुआ, इसका क्रोमोसोम 2 फादर से आया हुआ, इसका क्रोमोसोम 2 मदर से आया हुआ, अलग अलग रहेगा। तो सबके कैरेक्टर्स अलग अलग रहेंगे, तो स्पीशीज में वेरिएशंस आएंगे, स्पीशीज में वेरिएशंस आएंगे। अलग अलग प्रकार के फंजाई, अलग अलग प्रकार के फंगल इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, भले ही ये सब हैप्लॉइड है, लेकिन ये मियोसिस करके बने हैं। एक सिंगल फंगस रहा, उसने माइटोसिस करके एक हैप्लॉइड स्पोर बना दिया और उस स्पोर ने फिर मल्टीप्लाई करके एक और हाइफा बना दिया। तो इसका और इसका कैरेक्टर पूरा सेम रहेगा, इसमें वेरिएशन नहीं रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर, इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर। वेरएस इधर ये जो स्पोर्स है, ये जो 4 स्पोर्स है, ये स्पोर्स क्यों है, क्योंकि ये फ्यूज नहीं हो रहे, ये जर्मिनेट हो रहे हैं, इसलिए ये स्पोर्स है। पर ये ऐसा सिंपली नहीं बने हैं, एक गैमिट का फ्यूजन हुआ है। गैमिट का फ्यूजन होने के बाद, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये भी पूछा कि सर गैमिट्स स्पोर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। गैमिट्स कहाँ स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं, क्या बोल रहे हो। गैमिट्स फ्यूज होके पहले डिप्लॉयड सेल बन रहा है, फिर डिप्लॉयड सेल ने मियोसिस करके स्पोर्स बनाया है। गैमिट थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है स्पोर में, गैमिट कन्वर्ट हो रहा है डिप्लॉयड सेल में और फिर डिप्लॉयड सेल बना रहा है स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स है, ये गैमिट के फ्यूजन से बने हुए हैं, इसमें मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें मिक्सिंग है, कुछ क्रोमोसोम इसके, कुछ क्रोमोसोम्स इसके, तो इसमें मिक्सिंग हुआ है। ये अपने एक पेरेंट से बना हुआ नहीं है, 2 पेरेंट से बना हुआ है और दोनों की कॉपी नहीं है, दोनों का मिक्सिंग है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। तो एस्कोमाइसिट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स अलग रहेंगे और सेक्सुअल स्पोर्स अलग रहेंगे, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स अलग रहेंगे और एसेक्सुअल स्पोर्स अलग रहेंगे। 2 प्रकार के स्पोर्स अपने को एस्कोमाइसिट्स में मिलेंगे। और पिछले क्लास में मैंने बताया था, आज के क्लास में मैं ट्रिक बताने वाला था, लेकिन सेल डिवीजन में ही पूरा टाइम वेस्ट हो गया, तो आज फंगस तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एस्कोमाइसिट्स के जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो कैसे है, एंडोजीनस। और मैंने बोला था कि एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कैसे है, एक्सोजीनस। एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, ठीक है। अब एक और चीज ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी, बस आखिरी चीज है, खत्म ही हो रहा है वीडियो। ह्यूमन बीइंग्स के साथ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे थे। ह्यूमन बीइंग्स के साथ कैसे कंफ्यूज कर रहे हो रे बच्चों, कि सर ह्यूमंस में स्पोर क्यों नहीं बनते, ह्यूमंस में गैमिट्स कैसे बनते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आए मेरे को। अरे मेजर डिफरेंस है कि ह्यूमंस का जो अडल्ट है वो डिप्लॉयड है, फंगस का जो अडल्ट है वो हैप्लॉयड है। कितना बड़ा डिफरेंस है, पूरी कहानी ही अलग है। तो ह्यूमन के जो गैमिट्स रहेंगे वो गैमिट्स मियोसिस से बनेंगे। ह्यूमंस के गैमिट्स ऑफ कोर्स मियोसिस से बनेंगे। 2n को n में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
फंगस का जो गैमिट बनेगा वो माइटोसिस से बनेगा। माइटोसिस से 2 ही सेल्स बनते हैं, है ना। ये में मेल अडल्ट, ये भी मेल अडल्ट। वैसे फंगस में मेल फीमेल नहीं होता है, फंगस में मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है। अब 4 स्पर्म्स सपोज एक सेल से मेल्स में बन गए, वैसे ओवम फीमेल में बनेगा, ठीक है। अब मेल गैमिट ह्यूमंस में और फीमेल गैमिट ह्यूमंस में, है ना, मर्ज होके 2n बनेगा। इधर ये तो मेल का खैर हो गया, ऐसा ही अपने को एक फीमेल कंसिडर करनी पड़ेगी जो हैप्लॉइड रहेगी। वो हैप्लॉइड फीमेल क्या करेगी, वो हैप्लॉइड फीमेल माइटोसिस करके फीमेल गैमिट बनाएगी। फिर फंगस में भी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मर्ज हो जाएंगे और 2n बन जाएगा। डिफरेंस देखो, यहाँ पर शुरुआत 2n से हुई, एंड 2n पे हो गया। यहाँ पर खत्म हो गया ह्यूमंस के केस में, लाइफ साइकिल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये 2n ये ग्रो टू बिकम एन एडल्ट करेगा, ये ग्रो टू बिकम एन अडल्ट करेगा। देखो ना, ये मल्टीप्लाई कर करके पूरा मल्टीप्लाई कर करके अडल्ट बन जाएगा, है ना। अडल्ट जब बन जाएगा, अडल्ट बनने के बाद फिर से मियोसिस करके गैमेट्स बनाएगा। वो अडल्ट ये वाला अडल्ट जो ये है ना, ये वाला मेल अडल्ट, ये जो अडल्ट बनेगा उसके फादर रहेंगे ये वाला मेल अडल्ट, है ना। 2n से शुरुआत हुई कहानी, 2n पे खत्म हो गई। यहाँ पे कहानी जब शुरू ही n से हुई है तो 2n पे खत्म कैसे होगी। ये 2n ग्रोस टू बी एन अडल्ट थोड़ी कर पाएगा कि इसके पिताजी हैप्लॉइड थे और ये खुद डिप्लॉइड बन गया, ऐसा थोड़ी कर पाएगा। इसको भी मियोसिस करना पड़ेगा। अब ये मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। अब हैप्लॉइड सेल्स विल ग्रो टू बी एन एडल्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शुरुआत हैप्लॉइड से हो रही है तो एंड भी हैप्लॉइड पे होना चाहिए। इसलिए यहां पर 2n बनने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। 2n बनने के बाद मियोसिस होके हैप्लॉइड बनेगा, है ना। डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 2n से n बनाया, n ने फ्यूज होके 2n बनाया, कहानी खत्म हो गई। इसने n से ही n बनाया, n ने फ्यूज होके 2n बनाया, कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी खत्म नहीं हुई। स्पीशीज को डिप्लॉइड बना डालोगे क्या अभी? ऑफ कोर्स नॉट। उसको वो स्पीशीज ही जब हैप्लॉइड है तो इसको मियोसिस करके मजबूरी में हैप्लॉइड सेल्स बनाने ही पड़ेंगे। और वो हैप्लॉइड सेल्स जर्मिनेट हो रहे हैं, इसलिए इन हैप्लॉइड सेल्स को अपन बोलेंगे स्पोर्स। ह्यूमन बीइंग्स में स्पोर्स नाम की कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जाइगोट बनने के बाद जाइगोट को कुछ हैप्लॉइड मियोसिस करके स्पोर्स वगैरह बनाना ही नहीं है, सीधा ग्रो होना है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में स्पोर्स नाम की कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फंगस में ये चीज भी होगी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड फंगस। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और अपन बेसिडोमाइसिस की तरफ बढ़ ही नहीं पाए, लेकिन मेरे को इस बार जरूरी लग रहा था ये सब बढ़ा देना, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। बहुत सारी क्वेरीज रहेंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम लोगों को क्या है ना, अलील्स मतलब क्या है समझेगा नहीं इतने जल्दी, जीन्स मतलब क्या है समझेगा नहीं इतने जल्दी, तो तुमको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। जो भी कंफ्यूजिंग लगेगा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बी ब्रेव एंड प्लीज आस्क अवे एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट बी हैविंग। ओके, गुड बाय।